financial statement of a company we were doing, and now we were going to start the second format, that is statement of profit and loss. हमने कहा था कंपनीज एक्ट 2013 ने कहा कि हमने शेड्यूल 3 दे रखा है, जो शेड्यूल 3 में के पार्ट 1 में बैलेंस शीट है, आपको कट कॉपी पेस्ट वैसे ही बनानी है, और जो शेड्यूल 3 के पार्ट 2 है उसमें हमने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट दे रखा है. यू हैव टू मेक योर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकॉर्डिंग टू दिस. अगर मैं ये टिपिकल अकाउंट्स छोड़ दूं, ऋषिका, प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकलता है? आम एक लेमैन लैंग्वेज में प्रॉफिट कैसे निकलेगा? मैम कितना आया रेवेन्यू और कितना गया माइनस कर दो, सिंपल. एक लेमैन लैंग्वेज में हम क्या करते हैं? मैम कितना आया, दैट इज योर रेवेन्यू. रेवेन्यू में से एक्सपेंस माइनस कर दो, अगर मैं करूंगी दैट विल कम प्रॉफिट, राइट. ये मेरा प्रॉफिट आ जाएगा. वो कह रहा है स्टेटमेंट ऑफ पीएल इज जस्ट अबाउट टू कैलकुलेट प्रॉफिट. अगर मैं स्टेटमेंट ऑफ पीएल का फॉर्मेट तुम्हें समझाऊं तो स्टेटमेंट ऑफ पीएल का फॉर्मेट क्या होगा कि मैम देखो रेवेन्यू भी ना, जो ये रेवेन्यू इनकम, आई विल से इनकम. इनकम जो होती है वो दो टाइप की होती है. कौन कौन सी? रेगुलर इनकम, जो मैं सेल्स करके कमा रही हूँ, जो मैं सेल्स करके कमा रही हूँ. अगर आई एम डीलिंग इन दिस मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दिस कुर्ती, मैं जो कुर्ती बेच रही हूँ दैट इज माई रेगुलर इनकम ना, रेकरिंग नेचर की, जो हर रोज होगी, इसी को तो बेच के मैं इनकम कमा रही हूँ ना. दैट इज माई सेल्स, दैट इज माई सेल्स. के सेल्स से इतना पैसा आया. और अदर इनकम, ऊपरी कमाई, जिसे हम क्या कहते हैं? मान लो मैंने नॉन करंट इन्वेस्टमेंट खरीद रखी है, उस पर ब्याज आ रहा है, राइट. अगर मैंने किसी से एक प्रॉपर्टी खरीद रखी है, उससे रेंट आ रहा है, राइट. रिश्वत आ रही है, इससे रिश्वत याद रहेगा क्योंकि इसका दिमाग उन्हीं कामों में चलता है, राइट. तो इनकम जो है वो मैंने दो पार्ट्स में तोड़ दी, दैट इज सेल्स. और सेल्स को हम क्या कहते हैं? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. ऑपरेशन मीन्स द वर्क विच आई एम डूइंग. मैं मैन्युफैक्चरिंग कर रही हूँ कुर्ती, तो मेरा ऑपरेशन है. अगर कोई मैन्युफैक्चर कर रहा है पेन मार्कर, तो उसका वो ऑपरेशन है. अगर कोई ट्रेडिंग कर रहा है वॉचेस की, तो वो उसका ऑपरेशन है. तो जो वो बेच के आ रहा है दैट इज सेल्स, दैट इज इनकम. समझ आया? और अदर इनकम, जो हमारा मेन काम है वो इनकम में चला गया, और बाकी जितना पैसा आ रहा है वो सारा अदर इनकम में चला गया. फॉर एग्जाम्पल, मशीनरी 4 लाख की थी, उसकी बुक वैल्यू 320 थी और मैंने 340 में बेच दी, तो 10,000 ऊपरी कमाई. समझ आया? पक्का? मैं शुरू करूं? अच्छा, करो, बनाना शुरू करो, बनाना शुरू करो. पर्टिकुलर, नोट नंबर, करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर. इसे भी ऐसे बनाएंगे क्या? तो ऊपर क्या लिखेंगे? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. और एज ऑन लिखूं फॉर द ईयर एंडिंग, फॉर द ईयर ended this. Done. Particulars, note number, current year and previous year. तो पहला मैंने कहा revenue from operations means net sales. कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, नेट सेल्स आ जाएगी. वो हमारा क्या हो जाएगा? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, राइट. नेक्स्ट वन इज अदर इनकम. जो ये दोनों आएगा, अब मेरा यहाँ पर क्या आ जाएगा? टोटल रेवेन्यू.
ये मेरा फर्स्ट पार्ट आ गया। इतना पैसा मेरे पास आया है, कमाया नहीं है। कुर्ती अगर मैंने 40 लाख की बेची तो 40 लाख थोड़ा ना कमाया है, कुछ कॉस्ट भी तो लगेगी ना मेरी, इसमें कुछ कॉस्ट, कुछ खर्चे भी तो लगेंगे ना, वो माइनस होके फिर आता है प्रॉफिट। डन। तो हमारा आ गया ये। नेक्स्ट वन इज एक्सपेंस कैलकुलेट करने होंगे। क्या कैलकुलेट करने होंगे? एक्सपेंसेस। 1 2 3 4 5 6, ये टोटल एक्सपेंस आ जाएंगे। ये टोटल एक्सपेंस आ जाएंगे, जो मेरे खर्चे हैं वो आ गए। अब सिर्फ इन्हीं को समझना है हमें, और कुछ नहीं समझना। इस पूरे वे में सिर्फ इनको समझना है। मेरा रेवेन्यू कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, रेवेन्यू मेरा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। रेवेन्यू मतलब मेरा जो सेल्स है वो सेल्स में सेल्स प्लस अदर इनकम, 90% अदर इनकम नहीं होती, राइट। जो हमारा टोटल रेवेन्यू आ गया, ये हमारे 6 खर्चे माइनस प्लस करेंगे, हमारे टोटल एक्सपेंस आ गए। तो अब हमारा क्या निकालेंगे हम? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। टैक्स देने से पहले अगर मैं फर्स्ट में से सेकंड माइनस कर दूं, मान लो ये 10 लाख है, 10 लाख में से मैं 3 लाख माइनस कर दूं तो मेरा 7 लाख क्या आ गया? अब इसमें से मैं क्या माइनस करूंगी? टैक्स। मान लो टैक्स है 30%, तो 2,10,000 मेरा क्या चला गया? टैक्स। अब क्या बचा हमारा? ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। कोई दिक्कत? इस फॉर्मेट में क्या समझ नहीं आया? मैम रेवेन्यू लिया, टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंस माइनस कर दिया। मैडम आप कंपैरेटिव कॉमन साइज कर रहे हो ना, यही है। जब हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट और कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाएंगे ना, तो बैलेंस शीट एज इट इज दी होती है और हमें एज इट इज उतारनी होती है, उसमें फॉर्मेट। लेकिन जब हम कंपैरेटिव और कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ पीएल बनाएंगे, उसमें हमें कोई भी फॉर्मेट नहीं दिया होता, लाइन वाइज दिया होता है, फॉर्मेट हमें खुद बनाना पड़ता है। ये फॉर्मेट समझ आया? रेवेन्यू में से एक्सपेंस माइनस कर दो, हमारा पास प्रॉफिट आ गया बिफोर टैक्स, माइनस टैक्स कर दिया और आ गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। डन। अब पंचायत किन में है? इन 6 एक्सपेंस में। लिखो द फर्स्ट वन इज, सबसे पहले पता है सबसे आसान होता है डेप्रिसिएशन, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, मटेरियल कितना कंज्यूम कर रहे हैं। देखो लाइन वाइज अगर लिखना है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, डेप्रिसिएशन बहुत बाद में है ना, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। ये अभी इसलिए समझाना पड़ता है, जब पहले ना इस पॉइंट को समझाना नहीं पड़ता था, एनपीओ आता था तो एनपीओ के कारण बच्चों को पता होता था व्हाट डू मीन बाय कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। मान ले मेरा मटेरियल है, नहीं ये उसमें भी था जब हम 11th के लास्ट चैप्टर में। सुनो, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम क्या है कि तुमने कितना मटेरियल कंज्यूम करा। मैं अपने इंस्टीट्यूट का एग्जांपल लूँ, मान लो मैंने रजिस्टर मंगवा ली, मेरे आज 1 अप्रैल 2024 है और 1 अप्रैल 2024 को मेरे पास 1 लाख के रजिस्टर रखे हैं। मैंने 3 महीने बाद 5 लाख के और मंगवा लिए, मैंने बच्चों को दिए करे प्लस माइनस करके, मेरे पास लास्ट में स्टॉक जो बचा हुआ है वो 4 लाख का बचा हुआ है। तो कितना रुपए का मैंने रजिस्टर कंज्यूम किया, वो मेरा खर्चा है ना इस साल का, वो खर्चा मैं तुम्हारे उसमें ऐड करूंगी ना, तो दैट इज कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। जिसका जो भी स्टॉक है, बटन्स का, किसी चीज का, दैट इज कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। लिखो फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन एक्सपेंस,
फाइनेंस कॉस्ट, एक बार आप लिखोगे डन। तो डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस समझ आया। जब टैंजिबल एसेट्स पे डेप्रिसिएशन लगता है तो उसे टैंजिबल एसेट्स पर फॉल इन वैल्यू होती है वो डेप्रिसिएशन, और इनटैंजिबल अमोर्टाइजेशन। फाइनेंस कॉस्ट मतलब अगर मैं जितना भी पैसा उठा रही हूँ बैंक से, डिवेंचर से, कोई लोन से, कोई भी बोरोइंग कर रही हूँ, तो उसमें मैं क्या देती हूँ? ब्याज। तो जो वो ब्याज पेड है वो क्या है? मेरा फाइनेंस कॉस्ट का खर्चा। अगर मान लो जो इसमें हॉट है, मान लो मैं डिबेंचर्स इशू कर रही हूँ, अगर मैं डिस्काउंट पे कर रही हूँ तो भी वो फाइनेंस कॉस्ट है, और अगर मुझे वो रिडीम करना है प्रीमियम पे तो भी वो मेरा फाइनेंस कॉस्ट है। देखो अंडरलाइन करो पेज नंबर 1.45, इंटरेस्ट पेड ऑन बोरोइंग, कोई भी बोरोइंग हो, और फाइनेंस कॉस्ट इंक्लूड करता है डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, प्रोसेसिंग फीस, लोन प्रोसेसिंग फीस, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर एंड प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। डन। यहाँ पर बड़ा लिख लो जो बैंक चार्जेस होते हैं, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है लास्ट ईयर। जो बैंक में बहुत सारे चार्जेस लगाते हैं, मेंटेनेंस चार्ज, ये चार्ज, वो फाइनेंस कॉस्ट का पार्ट नहीं होता। वो किसका पार्ट होता है? अदर एक्सपेंस का। किसका पार्ट होता है? अदर एक्सपेंस का। तो मैंने पैसा थोड़ी ना उठाया, मैं सब अदर कॉस्ट। हाँ, पैसा उठाने का फाइल चार्ज, वो तो लोन फीस प्रोसेसिंग फीस हो गई ना, तो लोन प्रोसेसिंग फीस इज अ फाइनेंस कॉस्ट। लोन प्रोसेसिंग फीस इज अ फाइनेंस कॉस्ट। बट जब मैं बैंक में पैसा रखती हूँ, करंट अकाउंट खोलती हूँ, बैंक में पैसा रखती हूँ, वो मेंटेनेंस चार्जेस, ये चार्जेस वो लगाते हैं, दैट इज नॉट योर फाइनेंस कॉस्ट, दैट इज योर अदर कॉस्ट। समझ आ गया? बुद्धि में गया? नेक्स्ट, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। व्हाट डू यू मीन बाय एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस? एम्प्लॉयज को भी कहते हैं जैसे सैलरी, वेजेस, और बहुत सारे अलग-अलग, जैसे बोनस, और बहुत सारे अलग-अलग देती हूँ, जैसे कि देखो लीव इनकैशमेंट, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस, ई-सोप्स, ये सारे क्या हैं? एम्प्लॉयज को देने वाले खर्चे। पेज नंबर 1.44, पेज नंबर 1.44, वो कह रहा है वेजेस दे रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं, बोनस दे रहे हैं, लीव इनकैशमेंट दे रहे हैं, गेस करो ये सारे क्या है हमारे खर्चे? एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंस, एम्प्लॉय को बेनिफिट देने वाले एक्सपेंस। इसके अंदर पता है क्या आता है? एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंस। इसमें ना वो देखो, पेज नंबर 1.44 निकालो, इसमें ना देखो एक लिखा हुआ है 39 पे, इलस्ट्रेशन 39 पे एंटरटेनमेंट एक्सपेंस दिख रहा है, कन्वेंस एक्सपेंस दिख रहा है, ये हमारे एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस नहीं है। अगर हम एम्प्लॉयज को क्या कर रहे हैं? एंटरटेन कर रहे हैं, और उसके पीछे कुछ खर्चा करा, दैट इज नॉट आवर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस।